नंदनी सारी तैयारी कर चुकी थी। उसे अपने पापा का इंतजार था और उसके पापा समय पर आ भी गए। उनके साथ में उसके मामा का बेटा धीरज था, जिसकी सगाई में नंदनी को जाना था। अपने पापा को देखते ही नंदनी दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। पापा के गले लगने के बाद उसने अपने भाई की तरफ देखा और फिर अपने भाई के भी गले लगते हुए बोली, मुझे सच में इंतजार नहीं हो रहा आपकी एंगेजमेंट में अपनी भाभी को देखने का। धीरज उसकी बात पर शर्माकर मुस्कुरा गया। सभी आकर हॉल में बैठते हैं। कार्तिक भी अपने कमरे से तैयार होकर आ चुका था। कार्तिक ने बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ नंदिनी के पापा से बात की। नंदिनी वही बैठी थी और सब देख रही थी। कार्तिक को अपने पापा से बात करते देख उसे बहुत अच्छा लगा। उसे हमेशा एक ऐसा पति चाहिए था जो उसके पापा को बिल्कुल अपने पिता की तरह मान सम्मान दे। कुछ देर सभी से बात करने के बाद नंदिनी अपने पापा और भाई के साथ घर से विदा हो जाती है। कार्तिक उसे बाद में लेने के लिए आने वाला था। एक बार पलटकर उसने घर के सभी लोगों को देखा। सब अपने हाथों को ऊपर करके उसे गुड बाय कहते हैं। अपने पापा और भाई के साथ नंदिनी चली जाती है। नंदिनी के माँ के स्वर्गवास के बाद नंदिनी अपने पापा की इकलौती संतान होने के कारण हमेशा उनके पास ही रही। लेकिन क्योंकि उसके मामा मामी भी उसी मोहल्ले में रहते थे जहाँ नंदिनी रहा करती थी, तो वह अपने मामा मामी के भी करीब थी। खासकर कि उनके दोनों बेटों से भाई और दोस्त दोनों की कमी वही दोनों मिलकर पूरा कर दिया करते। इसलिए कभी नंदिनी को बहुत सारे दोस्त की या रिश्तेदारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने घर में एक दिन रहने के बाद नंदिनी अपने भाई के एंगेजमेंट पर अपने मामा मामी के यहाँ चली जाती है। उसके पापा से उसे पता चला कि उसके चाचा की बेटी मोना का पता चल गया है और उसे जल्द ही उसे अपने घर ले आएंगे। सगाई की रस्म के लिए पूरा कपूर परिवार भी आने वाला था और सभी जाने को तैयार थे, मगर कार्तिक अब तक आया नहीं था। सब कार्तिक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। सीता देवी अपने पति से बोली, यह लड़का कभी समय पर नहीं आता। उसके ही ससुराल का फंक्शन है और वही नहीं जाएगा या लेट जाएगा तो कैसा लगेगा। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, कुछ जरूरी काम से रुक गया होगा। सीता आ जाएगा, रुको मैं फोन करता हूँ। वह कार्तिक को फोन करते उससे पहले ही कार्तिक का फोन आ गया। कार्तिक कहाँ है? सभी तेरे लिए रुके हुए हैं। सॉरी डैड, मैं नहीं आ पाऊंगा। कार्तिक तेरे ससुराल का फंक्शन है, बेटा तू नहीं जाएगा तो सोच रहा है कैसा लगेगा। डैड, उस खन्ना का फाइल आज देना था। आपको पता है ना, उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन शादी के बाद यह तेरे ससुराल का पहला काम था जिस पर तुझे बुलाया गया था। तुझे जाना चाहिए था। आप सब चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा। उसने फोन कट कर दिया और अपने काम में लग गया। पूरा परिवार अब नंदिनी के मामा के घर जाने के लिए निकल चुका था। वह जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा नंदिनी ने वही साड़ी पहनी हुई थी जो सीता देवी ने दिया था, और साड़ी ही नहीं बल्कि गहने भी वही थे जो उन्होंने पहनने के लिए कहा था। सीता देवी जानती थी कि नंदिनी उनकी बात मानेगी और वह बहुत प्यारी लग रही थी। लाल पीले बनारसी साड़ी में लाल रंग की चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक उसे गजब का आकर्षक बना रहे थे। प्रीति अपनी फोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है। इस वक्त नंदिनी अपने कॉलेज फ्रेंड्स और अपने मामा के बेटे के साथ डांस कर रही थी। प्रीति ने वीडियो बनाकर कार्तिक के मोबाइल पर भेज दिया। बार बार फोन वाइब्रेट होने के कारण कार्तिक ने अपना फोन निकाला तो उसमें प्रीति के ढेर सारे वीडियो मैसेज थे। कार्तिक को समझते वक्त नहीं लगा कि जरूर सभी वहां सगाई में गए हैं और इसलिए वहां से प्रीति उसे वीडियो भेज रही है। उसने बस एक वीडियो को देखकर फोन रखने का सोच उस वीडियो को ओपन किया। वीडियो में नंदिनी को देखकर कार्तिक की नजरें जैसे नंदिनी पर ठहर सी गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वह मुस्कुराते हुए नंदिनी को डांस करते हुए देख रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखों से मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी नजरें ठंडी हो गई, क्योंकि नंदिनी उस लड़के के हाथ को पकड़कर डांस कर रही थी। वो लड़का भी बहुत ही आराम से उसके हाथों को थामे कभी उसे इस तरफ खींचता तो कभी उस तरफ। कार्तिक उस वीडियो को देखने के बाद बाकी के वीडियो को देखे बगैर अपने मोबाइल को बंद करके पटकते हुए टेबल के दूसरे साइड में रख दिया। फिर वो अपने काम में लग गया। अब रह रहकर उसके दिमाग में वही वीडियो आ रहा था। सज धज तैयार हुई नंदिनी और उसके साथ वह लड़का। वह अपने ही इमेजिनेशन बनाकर
उन दोनों को इमेजिन करने लगा। पूरे घर वाले एंगेजमेंट के बाद अपने घर आ चुके थे, लेकिन कार्तिक अब तक नहीं आया था। उसने सत्यम के मोबाइल पर एक मैसेज कर दिया कि वह आज घर नहीं आएगा। अगले दिन भी ऑफिस में ही अपने काम को करता रहा। गुस्सा मानो जैसे उसके अंदर इतना भरा हुआ था कि शायद अगर नंदिनी इस वक्त सामने होती तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करता। उसके पास नंदिनी का नंबर भी नहीं था कि वह उसे फोन लगाकर डांट पाए। क्या उसे समझ नहीं आता कि अब शादीशुदा है, क्या उस पर यह सब अच्छा लगता है। शाम को जब वह घर आया तो बिना किसी को देखे और बात किए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। प्रीति एंगेजमेंट की कहानी को उसे कहने के लिए कल से ही उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आते ही कार्तिक अपने रूम में चला गया तो प्रीति मुंह बनाते हुए सत्यम को देखकर बोली, यह खड़ूस तो दिन ब दिन खड़ूस होते जा रहा है। मैं इतना सोच रही थी उसे यह बताऊंगी वो बताऊंगी, इतने सारे वीडियो मैसेज भेजे मैंने, एक का भी जवाब नहीं दिया और अभी भी आया तो मुंह फुलाकर कमरे में चला गया। तुम जानती तो हो उसे, सत्यम ने समझाते हुए कहा। कार्तिक कमरे में आया तो उसका सारा सामान उसके कमरे में शिफ्ट हो गया था। अपने कोट को बेड पर फेंककर उसने टाई को लूज करते हुए वॉशरूम में घुस गया। एक लड़की उसे इतना इफेक्ट कर रही थी, ये बात उसे समझ नहीं आ रहा था। रंभा से इतने झगड़े और डाइवोर्स ने भी उसे इतना इफेक्ट नहीं किया था। शायद प्यार दस्तक दे रहा था पर कार्तिक ये महसूस नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। ये कार्तिक की जलन थी उस लड़के से कि नंदिनी को अपनी बीवी न मानकर भी वो उसे किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर पा रहा था। वो बाहर आया तो खाना टेबल पर लगाया जा रहा था। कार्तिक बेटा, खाने के लिए बैठ जाओ, मैंने तुम्हारा सामान कमरे में लगवा दिया है और तुम्हें कल नंदिनी के घर जाना है। नंदिनी का जिक्र आते ही कार्तिक, जो अभी अभी नंदिनी को ही अपने वॉशरूम में बुरा भला कहकर आया था, ऑफिस से उन वीडियो को अपने दिमाग में इमेजिन करने लगता है। मैं नंदिनी को लाने के लिए क्यों, क्या हुआ? कार्तिक बोला। प्रीति हंसते हुए बोली, यह सच में गजनी का गजनी ही रहेगा। तुझे याद नहीं है, पग फेरे की रस्म के बाद तो उसे लाने के लिए जाने वाला था, तो यह बात तो सीधे सीधे भी कह सकते थे ना। यह एग्जाम्पल देना बड़ा सीख रही है तो। कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके बोला। प्रीति अपना मुंह बनाकर सबके लिए खाना निकालने लगती है। कार्तिक अपनी मॉम को देखकर कहता है, मॉम किसी और को भेज दीजिए ना, और वहीं रहने दीजिए अगर रहना चाहती है मायके में तो। उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि पहले तो कार्तिक उसे जाने नहीं देना चाहता था। जाने देने को तैयार हुआ तो उसने शर्त भी रखा कि बहुत जल्दी आ जाएगी, और अभी कह रहा है कि उसे कुछ दिनों रहने दीजिए। तू जाएगा तो अच्छा रहेगा। तू उसके भाई की सगाई में भी नहीं गया, वो लोग बहुत याद कर रहे थे तुझे, सीता देवी ने कहा। कार्तिक अपनी माँ की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है तो उसके पापा कहते हैं, 1 महीने बाद शादी है उसके मामा के बेटे की, हम सभी को बुलाया है। यह बात आज ही कह देता हूँ, उस वक्त काम का बहाना मत बनाना, और तुम्हें जाना ही होगा रस्म पूरी करने के लिए। नंदिनी को उसके मायके से अपने घर लाना होगा। दादाजी ने राम जी की बात खत्म होते ही कहा। अपना खाना खत्म करने के बाद कार्तिक अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने तकिए पर सर रख ऊपर छत को देखते हुए जाने क्या सोच रहा है। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और जहां नंदिनी सोती थी उस तरफ अपना हाथ फेर बोला, मैं बात करूंगा तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में मेरे साथ रहो, या सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि मेरी शादी तुमसे हो गई है। शायद तुम्हारी कुछ और सपने रहे हो, किसी और की चाहत रही हो। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में अब उस लड़के के साथ नंदिनी की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसे याद आ रहा था कि उसने शादी के अगले ही दिन नंदिनी को किस तरह से साड़ी पहनाने के नाम पर परेशान किया था। नंदिनी को देखकर वह यह तो अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि नंदिनी कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी, पर उन तस्वीर और वीडियो को देखकर वह अपने लॉजिक को मानने से मना भी कर देता है। सुबह कार्तिक जब अपने घर से बाहर निकला तब उसकी माँ ने उसे आवाज देते हुए कहा था, कार्तिक आज तुझे नंदिनी को लेने जाना है। माँ उसे फोन करके कह देना, मैं शाम को उसे ले आऊंगा। वह ऑफिस न जाकर अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए होटल गया। एक प्राइवेट कमरे में इन दोनों की मीटिंग तैयार थी। जैसे उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक लड़का पहले से वहां बैठा हुआ था। क्या बकवासी बात की जिद लेकर बैठ गया है तू कार्तिक?
कार्तिक को देखते हुए लड़का खड़े होते हुए बोला, बकवास है या सही ये तू मत सोच, बस पेपर तैयार कर दे। कार्तिक तू सोच ले एक बार, और हो सके तो एक बार नंदिनी से भी बात कर। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, वह तो खुशी होगी। तुझे जो कहा है तूने किया या नहीं ये बता। वह लड़का जो कि शायद एक वकील था, पेपर कार्तिक के हाथ में देते हुए बोला, हाँ हो गया है। कार्तिक उससे कुछ कहा नहीं, उस पेपर को खोल कर देखा और कमरे से बाहर निकल जाता है। कार में बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ाता है और कार्तिक उसे फाइल को खोलकर देखता है। पहले ही पेज पर लिखा हुआ था, डाइवोर्स। अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद आज वो नंदिनी के घर इन पेपर्स के साथ जाने वाला था। शाम को कार्तिक अपने ऑफिस का काम खत्म करके नंदिनी के मायके जाने के लिए निकल गया। कार्तिक पूरे रास्ते यही सोचकर आया था कि मौका देखकर नंदिनी से बात करेगा और उसे समझाएगा कि नंदिनी और कार्तिक का साथ में कोई भविष्य नहीं है। ना सिर्फ उम्र में बल्कि दोनों की मैच्योरिटी में भी फर्क है। कार्तिक ने डाइवोर्स पेपर को अपने कार के डैशबोर्ड पर डालकर रखकर नंदिनी के घर की तरफ गया। नंदिनी के पापा दरवाजे पर ही कार्तिक का रास्ता देख रहे थे। वह अपने साथ कार्तिक को अंदर लेकर गए। नंदिनी का घर कार्तिक के घर की तरह तो नहीं था, लेकिन यह भी कम आलीशान नहीं था। कार्तिक समझ सकता था कि नंदिनी एक अच्छे माहौल में पली होगी। वह चारों तरफ दीवार पर नजर घुमाता है। नंदिनी की तस्वीरों से पूरा दीवार भरा हुआ था। किसी में वो डांसिंग पोज दे रही है, तो किसी में उसने ब्यूटी क्वीन की तरह अपने हाथों को ऊपर उठा रखा है। किसी में अपने पापा के गले लगे हुए, तो किसी में तस्वीर देखते ही कार्तिक की नजर उस तस्वीर पर और उसमें मौजूद उस लड़के पर अटक गई। इस तस्वीर में नंदिनी के साथ वही लड़का था। नंदिनी जमीन पर बैठकर अपने हाथ में चॉकलेट ली है, जबकि वह लड़का उसके दोनों चोटी को खींचते हुए उसे परेशान कर रहा था। तस्वीर देखते ही कार्तिक एक नजर नंदिनी की ओर करता है। नंदिनी इस वक्त अपने बैग पैक कर रही थी। आते वक्त उसके पास 2 बैग थे, बट अभी उसके पास 5 सूटकेस पैक करके रखा हुआ था। उन सामानों को देखते ही कार्तिक ने एक नजर उन सूटकेस पर डाला और फिर अपने आप से कहा, तुम सामान पैक करके वहां रुकने की सोच रही हो और मैं डाइवोर्स देकर तुम्हें वापस इस घर में भेजने की सोच रहा हूँ। कार्तिक अपनी बात पर मुस्कुराया तो कार्तिक के पापा बोले, शादी किस तरह से हुई आप तो जानते हैं। इस वजह से इसके बुक्स और कुछ कपड़े गहने सब यहीं पर रह गए थे। कार्तिक मुस्कुराकर सिर्फ अपनी गर्दन हिला पाया। नंदिनी सभी के लिए चाय कॉफी लेकर आती है। कार्तिक नंदिनी से नजरें चुरा रहा था। यह बात नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी, पर क्योंकि कार्तिक हमेशा कुछ न कुछ अजीब रहा है, नंदिनी ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। नंदिनी के पापा भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए नंदिनी ने उसका भी बैग पैक करके वही सोफे के पास रखते हुए कहा, पापा आपका भी सब सामान पैक कर दिया है, अब आपको पैकिंग नहीं करना होगा। नंदिनी के पापा रघुवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, तू रहती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता था। फिर वह कार्तिक की तरफ देखकर बोले, समझदार बहुत है मेरी बेटी, बस बचपना नहीं गया है, ऐसी बात नहीं है। नंदिनी काफी समझदार है। कार्तिक ने कहा। नंदिनी अपने पापा के गले मिलती है और कार्तिक के साथ घर से निकल जाती है। कार्तिक ड्राइवर को लेकर नहीं आया था, इसलिए नंदिनी के घर के नौकरों ने सामान कार में रखवा दिया। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठता है और नंदिनी उसके बगल वाले पैसेंजर सीट पर जाकर बैठकर अपने पापा की तरफ हाथ दिखाकर टाटा करती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और इसलिए वह ज्यादा अपने पापा को नहीं देख पा रही थी। अपने पापा से छुपाकर उसने अपने आंसू को पोंछा और कार्तिक की तरफ देखा, तो कार्तिक सीट बेल्ट की ओर इशारा कर देता है। नंदिनी अपने आंसू को पोंछते हुए एक हाथ से सीट बेल्ट को लगाती है और कार्तिक अपने गाड़ी को घर की तरफ ले लेता है। मुश्किल से 5 मिनट बीता होगा। नंदिनी बोली, घर में सब कैसे हैं? ठीक है, सब अच्छे हैं। आप सीधे ऑफिस से आए हैं यहाँ पर? कार्तिक ने एक बार नंदिनी को देखा, फिर सामने सड़क को देखते हुए हाँ में अपने हाथ को हिला दिया। नंदिनी कार्तिक से जो सवाल पूछ रही थी, कार्तिक उसे उतना ही जवाब दे रहा था। नंदिनी समझ सकती थी कार्तिक सबसे ज्यादा बातें नहीं करता था। दोनों चलते हुए आधे रास्ते आ गए होंगे। जब नंदिनी ने कहा, किसी रेस्टोरेंट के पास रोक लेंगे क्या, मुझे फ्रेश होना है, कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई।
कुछ देर से आगे जाने पर एक ढाबा दिखाई दिया। कार्तिक ढाबे पर गाड़ी रोक देता है। नंदिनी और कार्तिक दोनों साथ में ही अंदर आए। नंदिनी वॉशरूम से आकर कार्तिक के साथ उसके चेयर के बगल में बैठ गई। तुम कुछ खाओगी? कार्तिक ने पूछा। नहीं, आप कुछ? नंदिनी की बात पूरी भी नहीं हुई। कार्तिक ने कहा, घर चले, माँ इंतजार कर रही है, लेट हो रहा है। नंदिनी हाँ में अपना गर्दन हिला देती है। तो कार्तिक उसे कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम जाओ बैठो, मैं पे करके आता हूँ। नंदिनी मुस्कुराकर कार की तरफ बढ़ गई, जबकि कार्तिक अंदर की तरफ चला गया। बिल पे करके कार्तिक आ ही रहा था जब उसे एक फोन आ गया। वह यहाँ फोन पर बात करने लगा। नंदिनी कार में जाकर बैठी और कार्तिक का इंतजार करने लगती है। उसे डैशबोर्ड पर रखा हुआ पेपर दिखा तो बस यूं ही उसने उसे अपने हाथों में ले लिया। लेकिन उस पेपर के पहले पन्ने को पढ़ते ही उसके दोनों आईब्रोज मानो एक दूसरे से जुड़ गए। डाइवोर्स पेपर। वह फुसफुसाई। नंदिनी को सबसे पहले जो उसके दिमाग में आया कि शायद रंभा और कार्तिक का डाइवोर्स पेपर होगा, जो कार्तिक किसी काम से अपनी गाड़ी में रखकर भूल गया होगा। उसने बस यूं ही उसे पढ़ने के लिए हाथ में ले पढ़ने लगी। लेकिन उसको पढ़ने के साथ ही उसका दिमाग जैसे कि सुनसा हो गया, क्योंकि इस पर कार्तिक का नाम तो था ही, लेकिन यहाँ रंभा का नाम ना होकर खुद नंदिनी का नाम था। उसने उस पहले पन्ने को जैसे तैसे करके पूरा किया, फिर उस पन्ने को बंद करके और उस पेपर को हाथों में थामे हुए सामने की तरफ देखने लगी। इतनी देर में उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसके नाक चौकी रोने के कारण लाल हो गया था। अपने हाथ में उस पेपर को थामे अभी आंसू को पोंछा ही था कि कार्तिक उसके तरफ कार के विंडो को नॉक करता है, लेकिन नंदिनी खिड़की ओपन नहीं करती, बल्कि यूं ही सामने देख रही थी। कार्तिक ने कार का दरवाजा खोला और झुककर नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी के हाथ में पेपर और उसके बहते हुए आंसू को देखकर वह समझ चुका था कि नंदिनी ने सब पढ़ लिया है। कार्तिक के हाथ में पानी का बोतल था जो वह नंदिनी को देने के लिए लेकर आया था। उस पानी की बोतल को सामने डैशबोर्ड पर रखते हुए नंदिनी के हाथ से उस पेपर को लेते हुए बोला, वह यह पेपर मैं तुम्हें कार्तिक इतना ही बोला था। तो नंदिनी बोली, क्यों तलाक देना चाहते हैं आप मुझे? क्या मैं जान सकती हूँ? नंदिनी, मैं मेरा मतलब है कि कार्तिक जितना आसान सोच रहा था, नंदिनी को यह बात कहना उतना भी आसान नहीं था। उसने नंदिनी की आंखों को देखकर मानो जैसे अपनी बातें कहना भूल गया हो। नंदिनी की आंखें उसे अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करवा रही थी। नंदिनी दरवाजा खोलकर कार से बाहर आई और कार्तिक के सामने खड़े होते हुए बोली, कहिए मिस्टर कपूर, आप मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं? कुछ तो कारण होगा। कार्तिक उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, नंदिनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जिसकी जिंदगी में तुम रहोगी वो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि तुम अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जानती हो। मैंने मेरी तारीफ नहीं पूछी आपसे मिस्टर कपूर, मैंने पूछा कि आप मुझे तलाक क्यों दे रहे हैं, कारण बताइए। नंदिनी की आवाज थोड़ी तेज थी। नंदिनी ने कार्तिक के दोनों हाथों को अपने बाजू से झटक कर हटाया। कार्तिक के हाथ में मौजूद उन तलाक पेपर को कार्तिक के सामने दिखाते हुए बोली, यह बनवाने का कारण बताइए मुझे। नंदिनी, तुम जानती हो ना हमारी शादी किस हालत में हुई, ऊपर से तुम्हारे और मेरे बीच के उम्र का फासला। नंदिनी, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी एज में तुम्हें किसी से प्यार भी हो सकता है। तुम अपनी पसंद का लड़का डिजर्व करती हो, और मेरी पसंद का क्या है कौन डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स तुम डिसाइड करोगी। तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो और आई एम श्योर कि आगे तुम खुश भी रहोगी। वह तो मैं बीच में आ गया तुम दोनों के। कार्तिक के मुंह से ये सुनते ही नंदिनी हैरान हो गई। कार्तिक के एक कदम नजदीक जाते हुए वह बोली, हम दोनों खुश रहेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कपूर? मैं अर्पित की बात कर रहा हूँ। तुम उसके साथ में काफी अच्छी लगती हो, हम उम्र भी हो। नंदिनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे तो अर्पित का नाम सुनते ही मानो जैसे ऐसा लगा कि उसके सर पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके अजीब से बन रहे चेहरे को देखकर कार्तिक बोला, मुझे पता चल चुका है तुम्हारे और अर्पित के बारे में। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसकी जिंदगी में पहले ही कोई और लड़का हो। मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहता, तुम समझ रही हो? अच्छा, तो आपको लगता है क्योंकि मैं अर्पित के क्लोज हूँ आप सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे? नंदिनी, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है।
प्लीज यह अनजान बनकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ताज्जुब होता है मिस्टर कपूर मुझे आपकी थिंकिंग पर। नंदिनी को अब गुस्सा आ रहा था। ओह कम ऑन नंदिनी, बी मैच्योर। तुम्हारे बॉयफ्रेंड अर्पित के बारे में मुझे पता चल चुका है। कार्तिक ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला। एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको। आप मैच्योर तो बिल्कुल नहीं है मिस्टर कपूर। तो मुझे मैच्योर होने का हवाला मत दीजिए, नंदिनी ने कहा। कार्तिक उसकी बात को सुन रहा था। उसे भी गुस्सा था कि नंदिनी अब भी इनकार कर रही थी। नंदिनी, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। और आपको किसने मेरे और अर्पित के बारे में बताया? आपको कैसे पता चला कि अर्पित मेरा बॉयफ्रेंड है? किसी के बताने की क्या जरूरत है? दिखता है ये नंदिनी, जिस तरह से तुम और अर्पित एक दूसरे के साथ रहते हो, मुझे क्या हर किसी को पता चल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ एक दोस्त है तो आप क्या करेंगे? नंदिनी, मैं इतना भी बच्चा नहीं कि एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती किस हद तक हो सकती है ये ना समझ पाओ। मिस्टर कपूर, कमाल की दोहरी मानसिकता है आपकी। एक लड़का और लड़की के बीच के दोस्ती के बारे में मुझे वो समझा रहा है जिसकी बेस्ट फ्रेंड खुद एक लड़की थी। आपके और प्रीति जी की दोस्ती में किस हद तक करीब थे आप दोनों? क्या आप भूल चुके हो? नंदिनी चीखते हुए अपने हाथ को मारने के लिए उठाया। क्या हुआ मिस्टर कपूर, गुस्सा आ रहा है आपको? मारने का मन कर रहा है। इसी तरह मुझे भी आप पर गुस्सा आया था। मेरा भी मन कर रहा था मारने का। तुम अपने और अर्पित के बीच में मेरे और प्रीति की दोस्ती को कभी नहीं ला सकती। वी आर ओनली फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, आपकी किसी लड़की के साथ करीबी हो तो दोस्ती, लेकिन मेरा किसी लड़की के साथ करीबी हो तो बॉयफ्रेंड। यह कैसे हो गया मिस्टर कपूर? कार्तिक बिना कुछ कहे नंदिनी को घूर कर देख रहा था और नंदिनी ने भी उसी तरह गुस्से से कार्तिक की ओर ही देख रही थी। वह भले ही मासूम हो, दुनियादारी ना समझती हो, लेकिन इतनी ज्यादा मेच्योर थी, इतनी ज्यादा समझदार थी कि अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि रोकर चुप बैठने से बेहतर होता है अपने लिए लड़ना और अपने हक को हासिल करना। कार्तिक, जिसका हाथ अभी नंदिनी को मारने के लिए उठा हुआ था, उसने उस हाथ को नीचे करके नंदिनी के हाथ से उस पेपर को छीनकर कहा, इस पर साइन करो और उस लड़के के साथ जाकर खुश रहो। मैं किसके साथ खुश रहूंगी इस बात की दुहाई आप नहीं दे सकते मुझे मिस्टर कपूर। मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। रही बात अर्पित की, नंदिनी ने पेपर लिया, कार्तिक के जेब से खींचकर पेन निकाला और कार के ऊपर रखकर उस पर साइन करते हुए बोली, लीजिए कर दिया मैंने साइन। लेकिन अपनी बात कहना नहीं छोड़ूंगी मैं मिस्टर कपूर। मन तो नहीं कर रहा लेकिन बताना जरूरी भी है। अर्पित मेरा भाई है, मेरे सगे मामा का बेटा। अभी जिनकी एंगेजमेंट पर मैं गई थी वो अर्पित का ही बड़ा भाई था। बचपन से उनके घर में आना जाना रहा है। हम उम्र रहे हैं, एक क्लास में रहे हैं और इसलिए मैं उसके करीब रही हूँ। एक भाई और बहन की नजदीकी को इतना गंदा समझने का काम वाकई में मिस्टर कपूर आप ही कर सकते थे। और रही बात कि मेरे पसंद के लड़की के साथ रहने की, नंदिनी कार्तिक को पेपर देने के बाद उसकी कॉलर को पकड़कर खींचकर अपनी तरफ लाते हुए बोली, आपको पता है पहली नजर में भाग गए थे आप मुझे। सिर्फ इसलिए नहीं शादी के लिए मान गई थी क्योंकि इज्जत बचानी थी दोनों परिवारों की, बल्कि इसलिए मानी थी कि आप मुझे अच्छे लगते थे। कार्तिक अर्पित के भाई होने के बाद से इतना ज्यादा हैरान हो चुका था कि अब उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वह बस नंदिनी को देख रहा था जिसकी आंखों में पानी भरने लगी थी। उस साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर को कार्तिक के जेब में डालते हुए वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, खुश हो जाइए आप, मिल गया डाइवोर्स आपको मुझसे। अब जाइए, जल्दी जाइए, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लीजिए, लेकिन प्लीज लोगों को उसी तराजू में तौलिए जिस तराजू में आप अपने आप को तौलते हैं। अगर प्रीति दी आपकी सिर्फ दोस्त हो सकती है तो मेरी भी दोस्ती किसी लड़के के साथ इस हद तक हो सकती है। कार्तिक उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, नंदिनी। नंदिनी ने अपने हाथों को उसके हाथों में आने ही नहीं दिया। अपनी आंखें छोटी करके उसके करीब और होके बोली, आप जब बारात लेकर आए थे ना, और मुझे पता चला था कि आपकी शादी मोना दी से होने वाली है, बता नहीं सकती कितनी जलन हुई थी क्योंकि अच्छे लगते थे आप मुझे। बिजनेस वर्ल्ड में कार्तिक कपूर को कौन नहीं जानता। मैं सच में कंफ्यूज। कार्तिक खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्या कहे।
उसने सच में कितनी बड़ी गलती की। एक बार बात करना पूछना तो बहुत दूर की बात, उसने उस फाइल तक को पूरा नहीं पढ़ा। उस तस्वीर को देखते ही उसने उसे पटक दिया था। वो कैसे भूल गया कि उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड एक लड़की है। तो हो सकता है उन दोनों के बीच में भी दोस्ती हो। नंदिनी उसके पॉकेट में अपने हाथ में रखे हुए पेन को लगाते हुए बोली, झुनझुनवाला कॉलेज। आज से 9 महीने पहले एक अकाउंट्स का सेमिनार था। मशहूर बिजनेसमैन कार्तिक स्पेशल गेस्ट बनकर आए थे। वहाँ के स्टूडेंट्स को अकाउंट के थोड़ी बहुत अपने ज्ञान को बांटने के लिए, और एक लड़की ने उनसे पूछा था, मिस्टर कपूर, क्या आप मुझे डेट करेंगे? कुछ याद है मिस्टर कपूर आपको? कार्तिक तो मानो जैसे आज से ज्यादा जिंदगी में कभी नहीं इतना ज्यादा हैरान और परेशान हुआ होगा। तब भी नहीं, जब प्रीति और सत्यम के बारे में पता चला था। नंदिनी अपनी बात कहकर वहां से आगे बढ़ गई, जबकि कार्तिक किसी पुतले की तरह वहां खड़ा रह गया। उसकी जेब में अभी भी नंदिनी के दिए हुए डाइवोर्स पेपर्स और पेन झूल रहे थे। कार्तिक चला गया था आज से 9 महीने पहले। उसने झुनझुनवाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में फ्लैशबैक, कहानी अतीत में स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम लग रहा था, मानो जैसे पूरे शहर के स्टूडेंट वहीं आ गए हो। कारण था मशहूर बिजनेसमैन कार्तिक कपूर आज इन सभी को अकाउंट की बारीकियों और अपने अनुभव को बांटेंगे। अपनी बात खत्म करके जब कार्तिक ने स्टूडेंट से कहा कि वो अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ने अपने अपने डाउट को शेयर किया। स्टेज पर खड़ा कार्तिक उन सभी की बातों को सुनकर उसे सॉल्व कर रहा था। वो सभी के सवालों के जवाब दे रहा था। तभी उसे भीड़ में से एक प्यारी सी आवाज आई, मिस्टर कपूर, क्या आप मुझे डेट करना चाहेंगे? ये आवाज उस भीड़ में से कहाँ से आई थी, यह तो कार्तिक नहीं देख पाया, पर उसका गुस्सा जैसे चरम पर पहुंच चुका था। एक तो स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो पहले ही इरिटेट हो चुका था और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहता था। ऊपर से इस लड़की के अतरंगी सवाल। कार्तिक गुस्से से चिल्लाया, बेहतर होगा कि पढ़ाई पर फोकस किया जाए। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, वही काम कीजिए। कार्तिक गुस्से से स्टेज से नीचे उतर आया। उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। यह लड़की थी नंदिनी, जो कार्तिक की बहुत बड़ी फैन भी थी, क्योंकि नंदिनी ने अपनी सहेली से शर्त लगाई थी कि कार्तिक कपूर को डेट के लिए पूछेगी। नंदिनी जल्दी से सहेली के पास जाते हुए बोली, कहाँ कहाँ भाग रही है? चल ला मेरे 2000। यार नंदिनी, आज तो मेरे पास 200 भी नहीं है। सहेली ने कहा, तूने 2000 के साथ लगाई थी। तूने कहा था कि मैं नहीं पूछ पाऊंगी, लेकिन देख, मैंने पूछा। नंदिनी ने अपने कॉलर को खींचते हुए कहा। 500 का नोट निकालते हुए उसकी सहेली बोली, देख यही है, आ जाना कैंटीन, सब देखना है ऐसे में, मैं तुझे 2 दिन बाद देती हूँ। कहकर सहेली भाग गई। फ्लैशबैक खत्म। कहानी वर्तमान में। कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा यही सोच रहा था। यहाँ नंदिनी अब अपने घर जाना चाहती थी। कार का दरवाजा खोलकर उसने अंदर से अपने मोबाइल को उठाया और फिर सोचती है, उसके पापा आज बाहर जा रहे हैं, अब कुछ दिनों बाद ही आएंगे। अभी अगर वापस चली गई तो उसके पापा उसे देखने से परेशान होकर अपना जाना भी कैंसिल कर देंगे, और अगर आने का कारण पूछा तो नंदिनी उन्हें बता देगी कि कार्तिक अर्पित और उसे लेकर शक कर रहा है। फिर रघुवीर जी सबसे पहले कार्तिक से मिलकर इस गलतफहमी को दूर करेंगे और उसे वापस कपूर हाउस भेज देंगे। और जब उसे कपूर हाउस आना ही पड़ेगा, तो अभी वापस अपने घर जाने का कोई मतलब नहीं था। वह खड़े खड़े सोच रही थी कि वह क्या करे। तभी कार्तिक उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन सब चीजों का। नंदिनी अपनी उंगली दिखाकर कार्तिक को चुप रहने के लिए कहती है, बस बस मिस्टर कपूर, मन तो नहीं कर रहा, पर मैं अकेले इस हाईवे से नहीं जा सकती। तो क्या आप मुझे मेरे पापा के घर छोड़ देंगे? तुम अपने पापा के घर क्यों जाओगी? तुम कपूर हाउस चलो। मिस्टर कपूर, मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जैसे दोहरी मानसिकता वाले आदमी के साथ नहीं रह सकती। देखो नंदिनी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की। आई एम सॉरी। गलती? मिस्टर कपूर, तलाक देना गलती नहीं होती। मुझे तो लगता है कि आपको आदत हो चुकी है। देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो तीसरी शादी करे उसे भी तलाक दे दे, फिर चौथी शादी करे, फिर तलाक, फिर पांचवी, फिर तलाक। आदत बड़ी गंदी चीज होती है मिस्टर। देखो नंदिनी,
मान रहा हूँ मैंने पूरी बातें जाने बगैर इतना बड़ा डिसीजन लिया है, और यह तलाक पेपर, इसमें मैंने अब तक साइन नहीं किए हैं, तो यह हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। हम दोनों को आपने अलग किया है मिस्टर कपूर। आपको क्या लगता है इतना आसान होता है माफ करना? मेरे अंदर भी इमोशंस है मिस्टर कपूर। आप कहोगे तलाक दे रहा हो, अलग हो जाओ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे और तुरंत आप मुझसे माफी मांगेंगे और मैं आपको माफ कर दूंगी। नंदिनी कार की डिक्की को खोलकर अपना बैग बाहर लेने लगती है। कार्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नंदिनी प्लीज समझने की कोशिश करो, अभी घर जाओगी तो पापा से क्या कहोगी अपने? नंदिनी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि सच में उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अपने पापा से क्या कहेगी। वो इतने समझदार है कि जान सके कि एक बाप पर क्या बीतेगी जब उसकी बेटी उसे यह बताएगी कि अपना ससुराल छोड़कर आई है, यह कहेगी कि उसने तलाक का पेपर साइन किया है। इस तरह नंदिनी को अपनी सोच में डूबा देखकर फिर कार्तिक फिर से कहता है, और सोचो हानि बनी, उन दोनों को कैसे समझाओगी? वो दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर पर। अचानक से नंदिनी की आंखों के सामने हनी बनी का चेहरा आने लगता है। वह भले ही उसकी माँ ना हो, लेकिन इन दोनों बच्चों ने उसे बहुत प्यार दिया, और इसलिए नंदिनी को भी उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार है। उसकी आंखें उन दोनों का नाम सुनते ही भर आई थी। उसने भरी हुई आंखों से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक आगे बढ़कर उसके चेहरे को थामते हुए बोला, क्या तुम उन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती? तुम उसके पापा के साथ नहीं रहना चाहती? मैंने नहीं कहा था ऐसा, बल्कि मैं तो रहना चाहती थी आपके साथ। शादी के पहले दिन ही मैंने आपसे कह दिया था कि मैं यह शादी निभाना चाहती हूँ। तो ठीक है ना, लेते हैं एक चांस। तो ठीक है, चलो अपने घर। क्यों क्यों जाऊँ एक ऐसे पति के साथ जो थोड़ा सा कम अकल है? नंदिनी, कार्तिक थोड़ा सा झल्लाते हुए बोला। क्या? हाँ, आपको क्या लगता है डरती हूँ मैं आपसे? नहीं, चुप रहती हूँ क्योंकि आपसे लड़ना अच्छा नहीं लगता। आप कम बुद्धि नहीं हो क्या? आपको समझ में क्यों नहीं आया अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़का होता तो क्या मैं कहती कभी आपसे कि मैं रहना चाहती हूँ आपके साथ? अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़का होता तो क्या मैं आने देती आपको अपने करीब? अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़का होता तो क्या कहती आपसे कि मैं आपकी पत्नी हूँ? मेरे बोले हुए बातों का कोई वैल्यू नहीं है क्या? कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर आपने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। कार्तिक उस तलाक के पेपर को फाड़ते हुए बोला, देखो फाड़ दिया मैंने इसे, अब तो सब ठीक है ना? नहीं मिस्टर कपूर, सब ठीक नहीं है, यहाँ पर तकलीफ हुई है मुझे। नंदिनी ने सीने पर हाथ रखकर दिल की तरफ पॉइंट किया। बहुत दर्द होता है, क्योंकि यह दर्द उसने दिया जो पहली नजर में पसंद आया था। यह दर्द आपने दिया मुझे मिस्टर कपूर, आपने। और इसलिए नाउ आई हेट यू, आई रियली हेट यू। अब मैं हनी बनी के साथ रहूंगी, आपके साथ कभी नहीं। नंदिनी की आंखों से आंसू मोतियों की तरह एक एक करके लुढ़कते जा रहे थे। कार्तिक झट से अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू को पोंछकर उसके कंधे को पकड़कर अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, ठीक है, तुम कह रही हो मुझे कम अकल, मैं मान लेता हूँ। अब सब खत्म कर देते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं जैसे पहले किया था। नंदिनी, जो कि कार्तिक के सीने से लगे रोए जा रही थी, अचानक से उसे अपने से दूर धकेलते हुए बोली, मेरी माफी इतनी जल्दी नहीं मिलती किसी को, वह कमाना पड़ता है। नंदिनी ने दरवाजा खोला और कार में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था अपने पापा के घर जाकर भी उसके पापा सब बातें करके उसे वापस उसे घर में छोड़ आते। तो अपने पापा तक इस बात को ले जाने से अच्छा था कि अपने हिसाब से कार्तिक को सबक सिखाए। कार्तिक ने जैसे ही नंदिनी को गाड़ी में बैठते हुए देखा, वह दूसरी तरफ कार की तरफ आया और बैठ गया। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, यह सोचकर कि नंदिनी उसके साथ जा रही है। कार्तिक गाड़ी अपने घर की ओर ले लेता है। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा घर में सभी इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। हनी बनी दौड़ते हुए जाकर नंदिनी से लिपट जाते हैं। नंदिनी ने भी बैठकर उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। कार्तिक को सच में अपनी गलती पर अफसोस था। इतने प्यार से तो कभी रंभा ने उन दोनों को गले नहीं लगाया था। नंदिनी ने उन दोनों बच्चों को गले लगाया था। घर में सभी से मिलने के बाद नंदिनी दादी माँ के कमरे में चली जाती है। यहाँ कार्तिक अपने कमरे में आ गया था। अपने कमरे में आकर कार्तिक सोच रहा था
कि नंदिनी को कैसे मनाए। तभी उसका फोन बजा। हेलो, हाँ बोलो। क्या सोचा है कार्तिक? परसों हमारी हियरिंग है। तुमने नंदिनी को सब समझा दिया? सामने से आवाज आई अचानक, जैसे कार्तिक का माथा ठनका। उसे याद आया कि परसों उसके केस की हियरिंग थी, बच्चों के कस्टडी के लिए, जो केस उसके और अम्बा के बीच में चल रहा था। उसको लेकर अभी अदालत में डिस्कशन चालू था। कार्तिक नंदिनी को इन सब में नहीं लाना चाहता था, इसलिए वह बोला, तू अपने हिसाब से सब सेटल कर लेना, नंदिनी को उसके बीच में लाना जरूरी है क्या? कार्तिक कपूर इतना बड़ा नाम होकर भी क्या मेरे होते हुए मेरे बच्चों के कस्टडी के लिए मुझे उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? कार्तिक की आवाज में जो गुस्सा था, उसे उसका वह दोस्त जो वकील भी था, बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था। देख कार्तिक, मैं ही नहीं, लगभग हर कोई तेरे गुस्से को जानता है कि तू कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है, और यही तेरे खिलाफ जाएगा। तू चाहकर भी अपने आप को उनके वकील के सामने डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो तू क्या चाहता है, मैं धूम दबाकर बैठ जाऊं? कार्तिक, अपने गुस्से को कंट्रोल कर। नंदिनी अब तेरी बीवी है और अब हम केस में उसकी मदद ले सकते हैं। मैं कल तेरे घर आता हूँ और एक बार उससे बात करके इस केस को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।